हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज आप सब लेकर आए हैं स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों उम्मीद है कि आप सबको इससे जो पिछला वीडियो में आपको लघुत्तरीय प्रश्न इसी चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित करवाया गया था, आप अच्छे ढंग से बच्चों क्लियर कर चुके होंगे। और आपके लिए लेकर बच्चों 5 अंक वाले मात्र 3 क्वेश्चन इसमें करवाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा बच्चों। तो बच्चों वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपका स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित अगर जो 5 अंक वाले यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए और बच्चों आपको याद हो जाए। तो आपको जो यहाँ पे आसानी से लिख करके बताया भी जाएगा और साथ ही साथ आपको बढ़िया से समझाएंगे जिससे कि आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न खुद से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बच्चों पढ़ना है, गॉस का प्रमेय क्या है। एक समान आवेशित खोखला गोला के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। बच्चों ये पहला क्वेश्चन बच्चों जो VVI है इंपॉर्टेंट है कि गॉस का प्रमेय क्या है। एक समान आवेशित खोखला गोला या सिर्फ बच्चों गोलीय चालक भी कहेगा तो हम सब खोखला गोला ही समझ के उसको बनाएंगे। गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो बच्चों सबसे पहले गॉस का प्रमेय का परिभाषा आपको बढ़िया से याद करवा देते हैं। आप सब पहले से भी जानते होंगे कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में बंद तल से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस तल के अंदर उपस्थित आवेश का 1/G0 गुना होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है और अगर किसी तल को रखेंगे तो उस तल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेगा। तो जितना उस तल से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजरेगा उसी को हम सब विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और उसका वैल्यू कितना होता बच्चों, गॉस के अनुसार उस तल के अंदर उपस्थित आवेश बटा G0 गुना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों देख सकते हैं कि इस प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद तल से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स उस बंद तल के अंदर उपस्थित आवेश का 1/G0 गुना होता है, अर्थात phi बराबर Q/G0। G0 का मान बच्चों आप सबको पहले से पता होगा कि G0 का मान जो होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 फराड पर मीटर इनवर्स। ये लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, यहाँ पर G0 के बताएं कि G0 क्या है, परावैद्युता निर्वात में। तो ये है गॉस के प्रमेय का। अगर लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा बच्चों गॉस का प्रमेय क्या है तो सिर्फ इसी को लिखना है, देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों क्या है, उसके बाद है व्यंजक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है तो यहाँ पे भाषा लिखना पड़ेगा बच्चों, भाषा लैंग्वेज लिखेंगे। और लैंग्वेज जो लिखना है कैसे, माना R त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक है जिस पर Q आवेश उपस्थित है। उस गोला के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे पहले भाषा में क्या लिखना हो तो इसके बाद आपको ये लिखना है, माना R त्रिज्या वाले खोखला गोला है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। कि गोला के कारण हमें बच्चों विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, इसलिए उस गोला का रेडियस मान लिए है R और उस गोला पर आवेश कितना मान है कि एक Q आवेश एक समान रूप से, जिस पर Q आवेश बच्चों यहाँ पे छूटा हुआ है तो इसको ऐसा करते हैं लिख दिया जाए कि कितना आवेश है, Q आवेश, Q यहाँ पे लिख दिया जाए जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, फैला हुआ है। गोला के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जिस बिंदु पर बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है आप सब अच्छे ढंग से पढ़े होंगे और क्लास में इसको बच्चों आपको समझाए भी थे कि उस बिंदु से क्या करेंगे, एक गॉसियन सतह खींचेंगे। गोला है बच्चों तो गोला से r दूरी पर जो हम गॉसियन सतह लेंगे वो कैसा सतह होना चाहिए, गोलाकार होगा, नहीं खोखला गोला ही टाइप का होगा। बिंदु P से एक सकेंद्रीय खोखला गोला खींचेंगे जिसे गॉसियन सतह कहा जाता है या काल्पनिक होता है। तो ये बच्चों आपको लैंग्वेज है कि गॉस के प्रमेय के बाद आपको गोला के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना हो यानी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना हो तो ये भाषा आपको लिखना है कि गोला का रेडियस कितना मान लेना है, उस पर आवेश मान लेना है और उसके केंद्र से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है
r दूरी पर। तो वहां पे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और उस बिंदु P से क्या करेंगे हम सब, तो एक सकेंद्रीय गोला खींचते हैं जिसका गॉसियन सतह कहा जाता है या काल्पनिक होता है। अब यहाँ से बच्चों केस 1 होगा, क्योंकि गोला में बच्चों गोला का 3 केस होगा। एक तो सतह के बाहर होगा यानी गोला के बाहर, एक गोला के सतह पर, एक गोला के अंदर। यानी 3 केस में हम इस तीन केस में हम सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, गोला के बाहर, गोला के सतह पर, गोला के अंदर। तो केस 1 में है कि जब बिंदु P गोला के बाहर स्थित हो। तो बाहर स्थित होगा बच्चों, तो इसका चलिए डायग्राम बनाया जाए। इसका डायग्राम कैसा होगा, एक गोला लेते हैं बच्चों, यहाँ पे गोला लिया गया है, ध्यान दिया जाए। और इसका रेडियस बच्चों कुछ मान लिया जाए, इसका रेडियस तो कुछ ना कुछ तो होगा। इसका रेडियस कैपिटल R है। इस गोला में बच्चों आवेश कितना है, कैपिटल Q है। पॉजिटिव भी आवेश लिख सकते हैं और नेगेटिव भी आवेश लिख सकते हैं। कैपिटल Q आवेश एक समय वितरित है। अब इससे कितना दूरी बच्चों, R दूरी पर, R दूरी पर ये क्या लेना है, बिंदु P। इसी बिंदु P पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र का मान। ये डायग्राम है बच्चों। तो क्या करेंगे, हम बिंदु P से एक गॉसियन सतह खींचेंगे, बड़ा वाला। तो बच्चों देखें यहाँ पे एक गॉसियन सतह खींचने जा रहे हैं हम सब। ये बच्चों गॉसियन सतह खींचे हैं जो काल्पनिक हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमें निकालना P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो आपको पता है बच्चों कि ये जो गोला पर आवेश है, उस गोला के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेशी तल पर लंबवत होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किधर उत्पन्न होगा, यहाँ पे तल पर लंबवत। ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर E, क्योंकि इस पर लंबवत होगा बच्चों तो इस पर भी लंबवत होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होता है आवेशी तल पर लंबवत। और इस तल पर जब भी लंबवत लेंगे तो आप पढ़े हैं कि गोला के सतह पर अगर कोई लाइन लंबवत खींचेंगे तो उसका कहाँ से पास होकर गुजरेगा, सेंटर से पास करेगा। ये बच्चों ये आपका सेंटर C है, या इसको O कह सकते हैं। अब इस सतह के पर हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर जो गॉसियन सतह है उसका वेक्टर E किधर, यानी वेक्टर A सदिश क्षेत्रफल। क्योंकि हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो फार्मूला की सहायता से। एक तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा के अनुसार जो फार्मूला होता है φ बराबर E A cos थीटा, और दूसरा बच्चों फार्मूला होता है गॉस के प्रमेय से। इस दोनों फार्मूला की सहायता से हम सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने जा रहे हैं। तो इस सतह पर जो सतह जो है लिए गॉसियन सतह, उसका वेक्टर A अर्थात इस सतह का सदिश क्षेत्रफल किधर होगा। तो आप सब जानते हैं बच्चों कि सदिश क्षेत्रफल जो होगा वो तल पर लंबवत होगा, जिसका संकेत क्या लेंगे, वेक्टर A। तुम सर यहाँ अब तुम इस बिंदु P यहाँ भी लेंगे तो दूरी स्मॉल r ही होगा, यहाँ भी लेंगे बिंदु, हर जगह सतह पर किसी जगह भी लेंगे तो केंद्र से कितना दूरी पर होगा, जो r दूरी पर होगा। और यहाँ भी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन देखा जाए तो तल पर लंबवत होगा। और इस सतह का वेक्टर A जो होगा यानी गॉसियन सतह का सदिश क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगा वो भी तल पर लंबवत होगा, यानी दोनों का एक ही दिशा में होगा। वेक्टर A और वेक्टर E दोनों एक ही दिशा में है बच्चों, इसलिए दोनों का बीच का कोण 0 डिग्री होगा। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, इस गॉसियन सतह के प्रत्येक बिंदु पर आप जाकर देखेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर ए भी तल पर लंबवत और वेक्टर ए भी तल पर लंबवत होगा, जिसके कारण दोनों का बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो ये बच्चों ये डायग्राम बना ले। उम्मीद है कि आपने इसको पहले तो ये आंसर लिख लिए होंगे गॉस के प्रमेय। उससे पहले सबसे पहले बच्चों तो ये था, आप इसको लिख लिए होंगे। उसके बाद ये, और उसके बाद बच्चों ये था, इसको उतारना है। उसके बाद देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, गॉसियन सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। तो गॉसियन सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है बच्चों, ध्यान दें।
फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फॉर्मूला लगा दिए। एक जो है बच्चों गॉसियन सतह का जो क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और थीटा किसके बीच का कोण, तो वेक्टर ई और वेक्टर ए का बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो यहाँ बच्चों ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 का मान 1 हुआ, यहाँ से समीकरण 1 आ गया। दूसरा क्या बच्चों यहाँ पे देखे ध्यान से कि गॉस के प्रमेय से फाई बराबर, यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है बच्चों, तो गॉसियन फाई का मान कितना आ गया बच्चों, देखो समीकरण 1 में इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब गॉस के प्रमेय से क्या लिखे हैं, फाई बराबर क्यू इनवर्टा जाई नॉट। अब जस्ट फॉर्मूला बताए थे गॉस के प्रमेय के अनुसार कि फाई बराबर क्यू इनवर्टा जाई नॉट। और गौर से देखा जाए तो ये जो गॉसियन सतह जो हाइट वाला लिए हैं बच्चों, उसके अंदर कुल कितना आवेश है, तो सर क्यू आवेश है जो गोला पर आवेश है, इसलिए यहाँ पे क्या है क्यू का मान क्यू बटा जाई नॉट होगा, और यहाँ पे समीकरण 2 होगा। अब बच्चों फाई का मान फ्लक्स, एक बार गॉसियन सतह से फ्लक्स निकाले हैं फार्मूला के द्वारा, और फिर उसी गॉसियन सतह से फ्लक्स निकाले बच्चों गॉस के प्रमेय के अनुसार, दोनों का एलएचएस समान होगा तो आरएचएस भी समान किए हैं, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा जाई नॉट, और यहाँ पे बटा में इधर आ जाएगा, तो 4 पाई जाई नॉट को लिखते हैं मतलब क्या, देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ, गलती लिखा हुआ, इसको सुधार देते हैं। यहां भी गलती है, ये 1 है बच्चों, ये 1 है, तो 4 पाई जाई नॉट को एक जगह कर दे, 1/4 पाई जाई नॉट क्यू इंटू आर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं बच्चों, आप पढ़े होंगे कि के का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई जाई नॉट, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों ई का वैल्यू आ गया के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया, सॉरी फॉर्मूला सिद्ध नहीं बच्चों, प्रूफ हो गया कि ई प्रूफ मतलब निकल गया, वैल्यू निकल गया के क्यू बटा आर स्क्वायर कि ये बिंदु गोला के कारण भी विद्युत क्षेत्र का मान जो आया है गोला के बाहर के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा बच्चों एक पॉइंट लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि खोखला गोला का आवेश, खोखला गोला के आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। क्यों ऐसा है बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हैं गोला पर जो आवेश था, तो क्योंकि बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ध्यान देखा जाए कि अब गोला के सतह पर आवेश था, लेकिन केंद्र से आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान निकाले हैं, कितना दूरी आया, के क्यू बटा आर स्क्वायर। ऐसा लग रहा कि गोला का जो पूरा का पूरा आवेश सतह पर था वो कहाँ प्रतीत हो रहा, सेंटर पर, और उससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान के क्यू बटा आर स्क्वायर आ गया। तो ये बच्चों फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, इसको हटा दिया जाए, इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, यहां तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन जो है केस 2 में, जब बिंदु P गोला के सतह पर स्थित हो। अब P बच्चों बिंदु P पर सतह होगा तो स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर। फॉर्मूला में जस्ट बताए थे के क्यू बटा आर स्क्वायर, लेकिन स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R पर हो गया, तो ये बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। यानी एक गोला के सतह पर जो विद्युत क्षेत्र का मान आया है के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्या बन गया, त्रिज्या, यानी स्मॉल r अब त्रिज्या के बराबर हो गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है सतह पर, उतार सकते हैं इसको। उसके बाद बच्चों क्या केस 3 में क्या कहता है, जब बिंदु P गोला के अंदर स्थित हो। बच्चों बिंदु P जब गोला के अंदर स्थित होगा तो अंदर में अगर गॉसियन सतह भी खींचेंगे तो अंदर में तो कोई आवेश है ही नहीं, क्योंकि खोखला गोला है, तो अंदर में आवेश अगर है नहीं, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, क्योंकि गोला के अंदर आवेश 0 है। तो ये बच्चों पहला व्यंजक सिद्ध हो चुका है गॉस के प्रमेय के
क्या है और गोला के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। उम्मीद है कि बच्चों आपको लेक्चर अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा, खासकर ये गोला वाला। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पढ़ना है कि सिद्धांत सहित किसी बांडी ग्राफ है बच्चों, बांडी ग्राफ जनित्र नहीं बच्चों, जनित्र होना चाहिए, जनित्र की मतलब जनरेटर की बनावट क्रिया विधि की व्याख्या करें। यानी बनावट बताना है, सिद्धांत बताना है और क्रिया विधि। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम सब बांडी ग्राफ का परिभाषा लिखेंगे। बांडी ग्राफ क्या है बच्चों, इसका सिंपल सा परिभाषा होगा कि बांडी ग्राफ एक यंत्र है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, यह एक ऐसा वैद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक वोल्ट के विभव उत्पन्न किया जाता है। बांडी ग्राफ जनित्र कहलाता है। देखिए बच्चों क्या लिखा, यह एक ऐसा वैद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक वोल्ट के विभव को उत्पन्न किया जा सके, बांडी ग्राफ जनित्र कहा जाता है। कहा जाता है अच्छा बच्चों क्या होगा, इसको यहाँ पे कहा जाता है, कहा जाता से अच्छा क्या होगा बच्चों ध्यान दें, कहलाता है। तो उम्मीद है कि बच्चों बांडी ग्राफ जनित्र मतलब समझ आ रहा होगा। इसका काम क्या है, वोल्ट उत्पन्न करना, पोटेंशियल उत्पन्न करना, विभव उत्पन्न करना, यही बांडी ग्राफ का जनित्र का काम है। और कम वोल्ट नहीं बच्चों, बहुत हाई वोल्ट, उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। इसका नाम कितना वोल्ट, 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक वोल्ट उत्पन्न करता है। अब इसकी बनावट और सिद्धांत कार्यविधि का हम सब वर्णन करेंगे, इतना लिख सकते हैं बच्चों आप। अब जो यहाँ पे क्या है, इसके बाद देखें बनावट बहुत बच्चों हार्ड नहीं, सबसे सिंपल है, घबराने की बात नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, दो खंबा लेना है, जिसको बोल सकते हैं दो खंबा मतलब ऊंचाई लेना है। तो जैसे एक अर्ध गोलाकार होता है बच्चों, इसमें बांडी के राजनीति में एक अर्ध गोलाकार चालक होता है और खोखला होता है। जैसे आप देखते होंगे प्याला, खोखला गोला, या किसी आप गेंद को आधा काट दिया जाए खोखला गेंद को, तो किस टाइप का बनेगा, आधा प्याला टाइप का बनेगा। तो उसमें क्या है बच्चों, इसी टाइप का एक क्या होता है, अर्ध खोखलाकार गोला लेंगे और उसको क्या करेंगे, किसी दो खंबे से ऊंचाई पर रखेंगे। क्यों ऊंचाई पर रखेंगे, कि जो वोल्ट उत्पन्न हो वो पृथ्वी में प्रवाहित नहीं हो, इसलिए कुछ ऊंचाई पर रखते हैं। तो ये बच्चों क्या है, थोड़ा सा गोला दिखाया गया है जो अर्ध खोखलाकार गोला है और उसको किसी खंबा पर रखा गया है। दो खंबा लेना है और उसमें एक अर्ध गोलाकार बनाना है। अब इस पे आवेश कैसे कैसे आया है इसको समझाते हैं बच्चों, आसानी से आप समझें। और उसके बीच में क्या होता है ना, एक घिरनी, दो घिरनी लेना, घिरनी आप देखते होंगे कहीं पे गेहूं पिसाने आप गए होंगे तो वहाँ पे एक जनरेटर देखो जो मशीन होता होगा, दो चक्की होगा, उसको चक्की या घिरनी कहते होंगे। एक तो जहाँ पे जनरेटर चालू रहता है वहाँ पे घिरनी रहता है, उसके एक फीता उस पर लगा रहता है और उसके साथ जहाँ पर गेहूं को डालते हैं जिस मशीन में, वहाँ भी एक चक्की रहता है जिसको फीता से बेल्ट से बंधा हुआ रहता है। और उसको जनरेटर जब घुमाता है तो बेल्ट भी घूमने लगता है, जिससे अगला भी घिरनी भी घूमने लगता है। सेम टू सेम यहाँ भी यही है बच्चों, दो घिरनी गोल गोल दिख रहा है घिरनी, और इस पर जो लगा हुआ है इसको फीता कहेंगे या बेल्ट कहेंगे। इसका नाम अगर लिखा जाए बच्चों, इसका नाम क्या कह सकते हैं, इसका नाम अगर लिखा जाए तो इसको हम सब कहेंगे ये खंबा है, विद्युत रोधी खंबा। ये भी खंबा तो ये भी खंबा है। और बच्चों ये क्या है, फीता है, इसको बेल्ट कह सकते हैं या पट्टी। तो ऐसा करते हैं बच्चों, फीता ने लिख के पट्टी लिख देते हैं जो अचालक होता है। और ये जो गोल गोल जो दिख रहा है P1 और P2, ये पुल्ली है। पुल्ली का मतलब घिरनी होता है जिसको हम सब चक्की भी कहते हैं। तो दो चक्कियां हैं P1 और P2। और बगल में दिखाया गया इस टाइप से बच्चों कांटेदार टाइप की, ये कंघी है। कंघी जैसे आप देखते हो घरों में, तो कंघी इस टाइप का है, उसको अंग्रेजी में कॉम्ब कहते हैं। इसलिए दो कंघी थे, एक कंघी का नाम C1 कॉम्ब और दूसरा कंघी का नाम C2। एक घिरनी का नाम P1, दूसरे घिरनी का नाम P2।
अब इसको क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, एक कंघी को किसी बैटरी से जोड़ा गया है, जिसको दूसरा सिरा पृथ्वी से अर्थिंग करवा दिया गया है, और दूसरा कंघी को बच्चों गोला से जोड़ा गया है। और कंघी भी कैसा है, वो लकड़ी का नहीं है, प्लास्टिक का नहीं है, बल्कि चालक का है, जिसे लोहा के कह सकते हैं। अब बच्चों इस घिरनी को, यहाँ पे मोटर तो नहीं दिखाए हैं, घिरनी को क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले बच्चों बनावट की बात करते हैं कि बनावट में क्या क्या उसको लिखें कैसे, तब जाकर हम कार्यविधि आपको समझाते हैं। बनावट में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यह 5 मीटर व्यास वाले, सोचो बड़ा गोला होता है, बड़ा गोला का अर्ध भाग होता है, या 5 मीटर व्यास वाले अर्ध खोखलाकार गोला होता है, जो 15 मीटर ऊंचे, कितना मीटर बच्चों, 15 मीटर ऊंचे, विद्युत रोधी, मतलब लकड़ी का रहता है, नहीं अगर लकड़ी का नहीं लोहा का रहेगा तो सब आवेश कहाँ चल जाएगा, पृथ्वी में समा जाएगा। इसे 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी खंभे पर टिका रहता है। यानी इसका बात करना पहले कि यह 5 मीटर व्यास वाले एक अर्ध खोखलाकार गोला होता है, जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी खंभा पर टिका रहता है। इसमें 2 घिरनियां P1 और P2 लगी होती है, जिस पर अचालक पट्टी फीता लिपटा होता है, जिसको बेल्ट बोल सकते हैं, और 2 कंघियां C1 तथा C2 लगी होती है। C1 कंघी को फुहार कंघी कहते हैं तथा कंघी C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। फुहार क्यों कह रहे हैं और संग्राहक क्यों कह रहे हैं बच्चों, आपको अभी तो समझ में आ जाएगा। एक कंघी के नाम से फुहार कंघी, C2 का नाम संग्राहक कंघी। कंघी C1 को बैटरी से जोड़ दिया जाता है और कंघी C2 को गोला से कनेक्ट किया जाता है। ये जो कनेक्ट जो जिससे किया गया, चालक से किया गया है। ये है बच्चों बनावट। बनावट में फिर बच्चों कुछ हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपको बोलना है कि ये गोला अर्ध गोलाकार चालक होता है, जो 5 मीटर व्यास बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, और 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी खंभे पर टिका रहता है, रखा रहता है। और इसमें 2 घिरनियां P1 और P2 लगी होती है, जिस पर पट्टी, अचालक पट्टी लिपटी रहती है। इसमें 2 कंघियां C1 तथा C2 लगी होती है। कंघी C1 को फुहार, मतलब यहाँ से मतलब फुहार इसलिए बोल रहे हैं, सुनो कि जब आवेश बैटरी से आएगा ना तो फुहार में फेंकेगा आगे, तो आवेश कहाँ फेंकाएगा, पट्टी पर। अब पट्टी जब घूमेगा, क्या घिरनी को जब घुमाएंगे मोटर के द्वारा तो पट्टी भी इस पर घूमने लगेगा, तो पट्टी घूमेगा, आवेश जो गया पट्टी पर, तो पट्टी अचालक है इसलिए पट्टी पर आवेश फैलेगा नहीं, लेकिन ऊपर बढ़ेगा पट्टी। और जैसे ही C2 के नजदीक जाएगा, ये C2 क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा। इसका नाम उसका संग्राहक कंघी रखा गया है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बनावट में फिर से यहाँ पे देख, इसको डायग्राम आप बना लीजिए बच्चों आराम से, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है। अब इसमें भाषा देखो क्या लिखा बच्चों, यह लगभग 5 मीटर व्यास वाले धातु का अर्धकार खोखला गोला होता है, जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी खंभे पर टिका रहता है। इसमें 2 घिरनियां P1 तथा P2 लगी रहती है, जिस पर अचालक पट्टी लिपटी रहती है। इसमें 2 कंघियां C1 तथा C2 लगी होती है, जहां कंघी C1 को बच्चों यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ छूटा, यहाँ से लिख देते, कंघी C1 को फुहार, अब यहां से लिखते हैं फुहार कंघी कहते हैं। छूट गया बच्चों कंघी, जहां कंघी C1 को फुहार कंघी कहते हैं, और कंघी C2 छूट गया बच्चों यहाँ पे, तथा लिखना है कंघी C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से, आराम से पहले समझ लीजिए, कोई दिक्कत ना हो। कंघी C1 जो है बच्चों, कंघी C1 को फुहार कंघी यहाँ पे लिख दिया कहते हैं, और उसके बाद बच्चों यहाँ से लिखना कंघी C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। उसके बाद आगे लिखा कंघी C1 एक बैटरी से तथा कंघी C2 एक गोला से, खोखला गोला से जुड़ा रहता है। यानी इतना लिखने के बाद आपको ये लिखना है, यहाँ से बच्चों, यहाँ से यहाँ इसको ये लिख देना है, ये वाला, और उसके बाद तथा के बाद ये लिख देना है, यानी कहते हैं, उसके बाद तथा में ये लिख देना है। उसके बाद कंघी C1 को एक बैटरी से और कंघी C2 को एक खोखला गोला से जुड़ा होता है। ये लिख ले बच्चों आराम से, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। सिद्धांत बच्चों, इसका काम जो है नुकीला सिरे पर आधारित है। अभी देखेंगे ना कंघी, तो एक कंघी से आवेश आता है,
और दूसरा कंघी उसको खींचता है। तो कंघी कैसा नोकीला टाइप का होता है, और जिसका सिरा नोकीला होगा बच्चों उसका एरिया कम होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल कम होगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका घनत्व पृष्ठ आवेश का पृष्ठीय घनत्व अधिक होगा। तो देखो यहाँ लिखा इसका कार्य सिद्धांत नोकीले सिरे पर आधारित है, नोकीले सिरे पर आधारित है। जिस चालक का सिरा नोकीला होगा उसका पृष्ठीय घनत्व अधिक होगा, क्योंकि एरिया कम है। आप पढ़े होंगे सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, एरिया कम होगा तो आवेश सिग्मा का मान ज्यादा होगा। ये सिद्धांत बच्चों लिख लें। उसके बाद क्या बच्चों, कार्य विधि। तो कार्य विधि बच्चों यहाँ पे पहले समझाते हैं कैसे काम, यहाँ पे समझे पहले भाषा हम समझा रहे हैं उसको याद करने की कोशिश करें, फिर वहां पे आप उतार लीजिएगा। किसी सबसे पहले क्या करें, इसमें किसी मोटर की सहायता से घिरनी को घुमाया जाता है, घिरनी को तेजी से घुमाया जाता है, घिरनी को तेजी से घुमाया जाता है जिससे पट्टी भी तेजी से घूमने लगती है। अब कंघी बैटरी की सहायता से जब कंघी C1 पर आवेश आता है वह आवेश पट्टी पर चला जाता है, पट्टी पर अचालक होने के कारण आवेश फैल नहीं पाता है और यह घूमती हुई पट्टी कहाँ पहुंचता है, जब कंघी C2 के नजदीक पहुंचता है तो उस आवेश को अपने ओर खींचकर गोला के बाहरी सतह पर फैला देता है। ठीक फिर यहाँ से आवेश आते रहेगा बैटरी से, यहाँ पे आवेश कंघी C1 के पास आएगा और C1 क्या करेगा, फुहारा में फेंकेगा आवेश कहाँ पर, पट्टी पर, और फिर से वो आवेश पट्टी घूम लेके कंघी C2 के पास जाएगा और फिर ये कंघी C2 का क्या करेगा, आवेश को ले करके फिर गोला के बाहरी सतह पर फैला देगा। यह क्रिया बार बार होते रहता है जिसके कारण गोला के बाहरी सतह पर बहुत अधिक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसका वोल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक वोल्ट उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि आप पढ़े हैं कि गोला के पर आवेश जब होगा तो उस आवेश के कारण विभव उत्पन्न हो जाएगा, विभव मतलब वोल्ट उत्पन्न हो जाएगा, हाई वोल्ट। जितना ज़्यादा आवेश उसमें फैलते जाएगा उसका पोटेंशियल विभव ज़्यादा बढ़ते रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे यही भाषा लिखा हुआ समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले विद्युत मोटर के द्वारा घिरनी को तेजी से घुमाया जाता है जिससे पट्टी भी तेजी से घूमने लगती है। जब किसी बैटरी की सहायता से कंघी C1 को धनात्मक आवेश दिया जाता है तो विद्युत पवन द्वारा आवेश पट्टी पर चला जाता है। विद्युत पवन मतलब बच्चों हवा, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, पवन मतलब बाइंड, हवा, गर्म हवा ने झोंका पड़ता है तो उस विद्युत पवन के द्वारा क्या करता है, पट्टी पर आवेश चला जाता है। पट्टी के अचालक होने के कारण आवेश फैल नहीं पाता है। जब पट्टी का यह भाग कंघी C2 के निकट पहुंचता है तो पुनः विद्युत पवन के द्वारा आवेश C2 के द्वारा गोले पर चला जाता है, फिर से वहां पर हवा चलता है। जितना आवेश, क्योंकि जो भी आवेश आया है कंघी पर वो एक दूसरे धक्का मुक्की चलता है, तो धक्का मुक्की के कारण क्या होता है, हवा आवेश क्या करता है, पहले C1 से फेंकाकर पट्टी पर चला जाता है और जब पट्टी ऊपर जाता है तो वहां भी आवेश एक दूसरे को धक्का देता है। लेकिन जब कंघी C2 के नजदीक जाता है जैसे आवेश धक्का देता है वो कंघी C2 खींच करके उसे गोला की सतह पर पहुंचा देता है। पुनः पट्टी कंघी C1 से होकर C2 तक पहुंचता तो गोला और धनावेशित हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है जिससे धातु के गोला पर 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। एक जगह से फेंका रहा है आवेश, एक जगह पर संग्राहक हो रहा है, इसलिए एक फुहार कंघी, एक का नाम संग्राहक कंघी। अब देख सकते हैं नोकीले सिरे पर आधारित है। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे ढंग से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे ढंग से क्लियर कर लेंगे और समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है बच्चों फिर से वीडियो को रिपीट करके देखना है। एक और क्वेश्चन बच्चों तीसरा जो VBI है वो क्वेश्चन क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। बच्चों विद्युत, अब बच्चों सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र दिखाना पड़ेगा हमको। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए देखो बच्चों हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये सबसे पहले जो हम डायग्राम दिखा रहे हैं, यहां से आंसर है बच्चों। तो सबसे पहले डायग्राम दिखाएंगे। यहां पे आपको दिखाया गया है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है इसलिए परस्पर समांतर है। अब इसमें जो एक डायपोल विद्युत द्विध्रुव रखे हैं जो लघुत्तरीय भी हम सिखाए थे, उसको डायपोल को क्या करेंगे, घुमाएंगे। उस घुमाने में जितना कार्य होगा उसका या कार्य होने पर ऊर्जा संचित होगा तो कितना कार्य होगा और कितना ऊर्जा संचित होगा, दोनों का व्यंजक निकालना है। तो एक डायपोल दिखा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखें।
इसमें एक डायपोल लेते हैं, यहाँ पे एक माइनस क्यू अबेस, और यहाँ पे बच्चों एक अबेस लेते हैं। इस डायपोल का नाम ए बी है बच्चों, एक का नाम ए, एक का नाम बी। ये डायपोल है बच्चों, इसकी लंबाई कुछ ना कुछ ले लेते हैं, इसकी लंबाई एल। अब यहाँ से बच्चों देखें तो वेक्टर पी किधर होगा, इस डायपोल का आघूर्ण किधर होगा, तो आपको पता होगा कि आघूर्ण जो होगा इधर की ओर होगा। अब यहां से वेक्टर पी इसका नाम आ गया। एंगल कितना बच्चों, थीटा बनेगा। वेक्टर पी इधर है और वेक्टर ई इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का बीच का कोण थीटा। अब बच्चों यहाँ पे क्या क्या होगा, बल लगेगा, तो बल किधर किधर लगेगा थोड़ा ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक तो बल बच्चों इधर लगेगा, ऋणात्मक आवेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, और धनात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। यह आपको पहले से पता है। एक बल इधर लगा है वेक्टर एफ, और एक बल बच्चों इधर लगा वेक्टर एफ। अब वेक्टर एफ का मान अगर लिखना होगा तो बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, क्यू इंटू ई, क्योंकि आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र का मान लिखते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे ये आपका सिंपल सा डायग्राम है, अगर इसका वैल्यू लिखा जाए तो क्यू इंटू वेक्टर ई, और यहाँ भी क्या लिखेंगे बच्चों, क्यू इंटू ई। तो सर ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश है तब तो पीछे डायरेक्शन गया है बल का, फिर यहाँ पे माइनस से लगा देंगे तो फिर माइनस से लगेगा तो फिर तो दिशा उलट जाएगा, इसलिए क्यू भी लगाया। दोनों का परिमाण क्या होगा बच्चों, समान होगा। तो ऐसा करते हैं, सिर्फ इसको परिमाण शो करते हैं। परिमाण एफ बराबर क्यू इंटू ई। डायग्राम दिखा सकते हैं बच्चों। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, डायपोल लिए है, जिस पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू। इस द्विध्रुव आघूर्ण का कितना है पी, और इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा 1 डिग्री से थीटा 2 डिग्री है, तो थीटा डिग्री कोण पर किसी समय, लेकिन उसको घुमाएंगे तो घुमाने का तरीका एक 0 से 30 डिग्री, 0 से 60 डिग्री, या थीटा 1 से थीटा 2। इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट किए थीटा 1 डिग्री से घुमाना है, थीटा 2 डिग्री तक घुमाने में, कोण तक घुमाने में किया गया कार्य का मान ज्ञात करना है। ये भाषा है बच्चों, यहां तक लिख सकते हैं। और इसके नीचे क्या लिख रहे हैं देखो ध्यान से, किसी समय विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म मतलब जो दो बल जो लग रहा है उससे क्या होगा, घूमेगा, तो बल युग्म का बल आघूर्ण। उम्मीद है कि आपको पिछला भी लघुत्तरीय में हम क्वेश्चन करवाए थे, बल आघूर्ण जो सिद्ध भी किए थे, कितना बच्चों, टाउ बराबर सिद्ध किया गया था कि किसी समय में कोई भी विद्युत द्विध्रुव होगा, उसको विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखेंगे तो उसका बल आघूर्ण कितना लगेगा, पी ई साइन थीटा। थीटा बच्चों तात्क्षणिक कोण है किसी समय, तो किसी समय कितना कोण है, थीटा। समीकरण 1 बच्चों यहाँ से पूरा लिख ले। अब बल आघूर्ण कितना लग रहा है बच्चों, क्योंकि बल आघूर्ण नियत नहीं है, बदलते जाएगा, जितना ज्यादा घुमाएंगे उतना ज्यादा बल आघूर्ण बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा। तो इसलिए थीटा डिग्री कोण पर बल आघूर्ण पी ई साइन थीटा, जो हम लघुत्तरीय जब क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे बच्चों, VVI लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं कि बल आघूर्ण का व्यंजक सिद्ध किए हैं। उसके बाद क्या बच्चों, अब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा 1 डिग्री से थीटा 2 डिग्री घुमाने में किया गया कुल कार्य। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाउ बराबर, ये फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, टाउ इंटू डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो सर ये कैसे, इसलिए कि यहाँ पे लिमिट इसलिए लिया गया है कि बल आघूर्ण नियत नहीं है, जैसे जैसे कोण बदलेगा बल आघूर्ण का मान भी बच्चों बदलेगा। तो हम समझाए थे अगर बल भी
यहाँ पे घूम रहा है इसलिए बल घूर्ण की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ रखिए गति होता तो बल की बात करते हैं तो वहां से कार्य लिखते W बराबर समाकलन F dx x1 से x2 तक। लेकिन यहाँ पे कार्य निकाल रहे हैं बल की सहायता से नहीं, बल घूर्ण की सहायता से। ये टाउ डी थीटा लिखे हैं, कोणीय विस्थापन θ1 से θ2 डिग्री तक। अब टाउ का मान बच्चों यहाँ पे लिखा है Pe sin थीटा डी थीटा। समीकरण 1 से Pe नियतांक है, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों। ये सब किसका वैल्यू आ रहा है? W का। ये सब आ रहा है बच्चों W। तो W का मान बच्चों θ2 रखेंगे पहले, θ2 माइनस, फिर यहाँ पे माइनस अंदर में बच्चों, इसलिए एक तो क्या है θ2 तो रख देंगे। जैसे ही θ1 लोअर लिमिट रखते हैं तो उससे पहले क्या देते हैं माइनस, ये माइनस आया बच्चों लोअर लिमिट के रखने से पहले। अब माइनस कॉस θ1, माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे लिख दिए कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये कार्य का बच्चों फॉर्मूला आ गया 5 नंबर का। लेकिन इसी में ऊर्जा के व्यंजक पूछ रहा है, तो बच्चों ऊर्जा के व्यंजक कैसे निकालेंगे थोड़ा सा देख लें। पहले इतना उतार लें, इसको नहीं उतारना, ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाए हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या लिखेंगे बच्चों? तथा हाँ, घुमाने में क्या क्या कार्य और ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिखेंगे क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे फॉर्मूला W का डेल्टा U। W का मान क्या है बच्चों? P cos θ1 माइनस Pe से गुना कर दिए हैं तो P cos θ1 माइनस Pe cos θ2 बराबर डेल्टा ही मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। जल्दी से बच्चों यहाँ पे लिखें। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं P cos θ1, इसको ऐसा करते हैं यहाँ पे इसको लिख देते हैं पहले माइनस Pe cos θ2 और प्लस, कोई इसमें ऐसा दिक्कत नहीं हो सकता बच्चों यहाँ पे P cos θ1। कुछ किए नहीं बच्चों, माइनस, इसको ऐसे कैसे सिंपल सा x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस एक्स। तो यही काम किया बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे बच्चों क्या है फाइनल कितना θ1 से θ2, तो यहाँ पे फाइनल जो होगा अंतिम θ2 पर एनर्जी है, U से एनर्जी होता है बच्चों स्थितिज ऊर्जा, इनिशियल θ1 पर है। तो बच्चों यहाँ तक उतारे होंगे, इसको आप यहाँ भी समझा रहा होगा कि P से गुना कर दिए तो यहाँ से P cos θ1, फिर अंदर P से गुना किए तो P cos θ2। P डायपोल विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है। अब इसको पहले लिखना चाहते हैं बच्चों, ध्यान दें, यहां से लिख रहे हैं U θ2, इसको पहले लिख रहे हैं माइनस U θ1। अब इसको लिख रहे हैं बच्चों माइनस Pe cos θ2। बहुत अच्छा, यहाँ प्लस नहीं लिख के बच्चों माइनस कर देते हैं, कुछ सर प्लस है तो देखो प्लस ही लिखेंगे, माइनस अंदर में डाल दिए हैं। ऐसा क्यों बच्चों माइनस माइनस करके देखें प्लस आ जाएगा, ऐसा इसलिए किए हैं कि यहाँ पे आप कंपेयर करने की बात है, तो कंपेयर कीजिएगा कि U θ यानी अंतिम एनर्जी पर ये फॉर्मूला आ रहा है। अब बीच में चिन्ह बच्चों माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, और फिर प्रारंभिक पर देखिए बच्चों ये आ रहा है फॉर्मूला। तो पता चला कंपेयर कहते हैं, इसलिए U θ2 पर माइनस Pe cos θ2 और U θ1 पर माइनस Pe cos θ1। तो बच्चों यहाँ पे θ2 पर माइनस Pe cos θ2 है और θ1 पर एनर्जी माइनस Pe cos θ1 है, इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि U θ पर कितना होगा मान माइनस Pe cos θ, या सिर्फ U लिखते हैं तो U माइनस Pe cos θ। ये बच्चों क्या आ गया आपका, ये आपका फार्मूला आ गया, जो उम्मीद है कि आप याद रखिएगा। और इसी को वेक्टर में लिखेंगे तो माइनस P वेक्टर डॉट P
तुम क्या हो किसे लिख दिए बच्चों, कहीं आप पढ़े होंगे ए बी कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है पी कॉस थीटा है तो वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, यानी कि डॉट प्रोडक्ट आ गया एनर्जी का। तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह बच्चों बता रहा क्या, ऊर्जा का ह्रास। तो उम्मीद है कि बच्चों ये आपके लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और बच्चों आप इसको जरूर शेयर और दूसरे को भेजें, और इस जो नए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट में जरूर बताएं बच्चों कि आपको वहाँ पे कहाँ पे दिक्कत है, तो उसका फीडबैक दें, जिससे आपको और अगले वीडियो में इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।